कुछ लोगों को बड़ा सीधा जवाब चाहिए, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया था, कर्नाटका सरकार का फैसला टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, हिजाब शुड नॉट बी अलाउड। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज डिविजनल बेंच उस पर डिवाइडेड थी, स्प्लिट थी। तो उसके बाद वो फैसला अभी लार्जर बेंच पर पेंडिंग है। और इसी कंटेक्स्ट में अब ये जो केस है मुंबई में जो हुआ है, ये डिफरेंट केस है, लेकिन हिजाब का ही मामला है। So I was looking at the number of hours our Supreme Court has, you can say, listened to the arguments on hijab. तो जो टोटल उन्होंने मुद्दे के सारे पहलुओं को सुना, उसमें से सबसे ज्यादा समय उन्होंने दिया क्या हिजाब मुस्लिम धर्म इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या, क्योंकि 14.5 घंटे इसी पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी का इशू, लिबर्टी का इशू, रिलीजन मतलब के एक्सप्रेशन का इशू जो कि आर्टिकल 25 से इमर्ज होता है, सब पर 1-1, 1.5, 2-2 घंटा डिबेट। लेकिन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, इस पर 14.5 घंटा दिया गया। तो हमें भी थोड़ा इस पर और अच्छे से समझ लेना चाहिए। पहले बता दूं मुद्दा क्या है। देखिए, मुद्दा यह है कि ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी का एक कॉलेज है, एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज, इसका पूरा नाम यह है। 2008 में यह कॉलेज शुरू हुआ था। इन्होंने अभी कुछ समय पहले अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा ही हुआ है जैसा मैं बता रहा हूं, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें कि इनका कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, उसके कुछ लोग, फैकल्टीज और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें हैं, इन्होंने उसमें अपलोड किया कि एक नोटिस है जिसके थ्रू ये बैन कर रहे हैं हिजाब, निकाब, बुर्का, कैप, सिमिलर अटायर। आप में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर ये हिजाब, निकाब, बुर्का, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, सब सेम है? नहीं, डिफरेंस है। अभी तो अलग अलग वर्ड बने हैं, अभी जानते हैं जरा डिफरेंस क्या है। तो फाइनली जब इन्होंने ये सर्कुलर ला दिया कि भाई मुस्लिम गर्ल्स यू कैन नॉट वियर हिजाब, निकाब, बुर्का एंड अदर्स, मीन जो बॉयज में होंगे वो कैप नहीं पहन सकते, ये उन्होंने ऑर्डर ला दिया। तो इसके खिलाफ फिर जो स्टूडेंट्स थे वो प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि बीइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास राइट है कि हम यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म हो, कोई अपने रिलीजियस सिंबल को यहां पर ना लाए। तो उनका कहना था कि लेकिन ये तो हमारा आर्टिकल 25 यानी कि राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, ये तो उसके अंदर आता है ना। उन बच्चों का कहना था कि हमारे पेरेंट्स शायद हमें पढ़ने नहीं भेजेंगे अगर हमने हिजाब ना पहना। तो ये भी मुद्दा आया, यार इससे कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन बच्चों के पेरेंट्स उनको भेजे ही ना पढ़ने। भाई कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं मान लीजिए, तो फिर तो उनका राइट टू एजुकेशन भी चला जाएगा, है कि नहीं लॉजिक। दूसरी बात ये सामने आई कि अगर ये अलाउ किया गया कि भाई बुर्का, हिजाब आप पहन सकते हैं, तो कल को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए भगवा पहन कर आए, पूरी तरीके से वो पहन कर आने लगे, तो क्या आप उन पर रोक लगा सकते हैं? और कहीं ऐसा ना हो कि rather than कॉलेज बीइंग अ प्लेस टू गेट लर्निंग, यहां पर वो एक रिलीजियस आइडेंटिटीज का क्लैशेस या फिर वो डिविजन शो होने लगे। क्योंकि टीचर के लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर हैं, उसी स्पिरिट से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो ये लॉजिक था इनका, कॉलेज का कहना। फिर ये स्टूडेंट्स पहुंच गई वीसी के पास, वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी जिसके अंडर ये कॉलेज आता है। तो वीसी ने कहा भाई ये तो इनके पास अधिकार है अपनी कॉलेज के पास टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग ड्रेसिंग सेंस। फिर मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई कॉलेज बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब कॉलेज ऐसा बिल्कुल कर सकता है, यूनिफॉर्मिटी ला सकता है। तो अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अब ये हाईलाइट हो गया है। एक एक करके इसको समझेंगे सारे आर्गुमेंट को। पहले जरा एक डिफरेंस समझ लीजिए, ये हिजाब, नकाब, बुर्का है ना। ये देखिए ये वर्ड यहां पर ये लिखा अबाया। तो अबाया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लूज क्लोथ जो कि फुल बॉडी को कवर कर रहा है। लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पर जो फेस है वो विजिबल है, राइट। जब मैं निकाब कहता हूं तो निकाब एक अरेबिक वर्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेस को कवर करना, ठीक है, दैट इज निकाब। नकाब भी बोल देते हैं। तो वो केवल ये वाला पार्ट है जो फेस को कवर कर रहा है, उस कंपोनेंट को हम नकाब कह रहे हैं। अबाया कह रहे हैं जो पूरा कवर कर रहा है, राइट, इंक्लूडिंग हेड। फिर बुर्का। बुर्का एक्चुअली अरेबिक स्टाइल, सॉरी अफगानिस्तानी स्टाइल बोला जाता है। इसमें लूज क्लोथ है, ये पूरा कवर कर रहा है हेड से फेस, प्लस यहां पर अगर आप आईज वाला पार्ट देख रहे हो दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय सम यू कैन से जाली टाइप, ग्रिल टाइप बना हुआ है यहां पर, तो इसको हम बुर्का बोल देते हैं। फिर एक चदौर, ये एक्चुअली चादर जैसे हिंदी में वर्ड यूज हो जाता है, ऐसी पर्शियन वर्ड है ये। तो ये एक लूज फुल लेंथ क्लोथ है, उसको पहनने का कुछ तरीका ऐसा है कि जिसमें कि women कैन एक्चुअली कवर हर हेड एंड बॉडी फुल्ली, तो दिस इज शदौर।
एक दुपट्टा है, दुपट्टा लूज टर्म है, ठीक है, लेकिन दुपट्टा का इस्तेमाल अपने फेस को, बॉडी को कवर करने के लिए ऐसे किया जा सकता है, राइट। फिर आपका हिजाब, जो हिजाब चर्चा में है, इंक्लूडिंग नकाब, बुर्का। हिजाब है एक तरीके से हेड स्कार्फ, उसको हम बोलते हैं हिजाब, राइट ना। जब स्टूडेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया पलट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कॉलेज तुम बिल्कुल सही हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये बताओ, तुम 2008 से हो और 2008 से 2024 में तुम्हें याद आया है कि यार ये यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए इसमें, अभी क्यों तुम्हें याद आया? 2008 से नहीं आया तुम्हें याद कि ये नकाब, कैप एंड बुर्का ये नहीं अलाउ होना चाहिए? दूसरा इन्होंने सवाल पूछा जो जज साहब थे, कहा कि क्या तुम तिलक को भी रोक सकते हो? अगर कोई तिलक लगा कर आ रहा है, कोई बिंदी लगा कर आ रहा है, तो तिलक एंड बिंदी वो भी तो एक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या तुम उसको रोक सकते हो? तो ये इनका लॉजिक था। तो मतलब एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं जो इस केस में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि यार ये क्या बात पूछी जज साहब ने कि 2008 में कॉलेज बना, 2024 में आपको याद आया, अभी क्यों रूल ला रहे हो? तो कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि यार ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में बना, उसके बाद आज तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, तो जब हमें कोई चीज अब जरूरी लगती है, अब हमें ध्यान आता है कि यार अब ऐसा होना चाहिए, इस चीज के शायद नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं, तो हम उसको लेकर आ जाते हैं, राइट। लेकिन आप जज साहब से तो ऐसे जुबान जोरी करेंगे नहीं वहां पर, राइट। फिर कॉलेज ने जो अपना पक्ष दिया वो ये दिया कि देखिए हमारा जो डिसीजन है वो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है, ना ही इसमें रिलीजन एक एंगल भी है, हम तो केवल इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आ सके। उन्होंने कहा और क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा कि जज साहब देखो, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना और स्टूडेंट ने मान लीजिए नकाब लगा रखा है, तो इंटरेक्शन में दिक्कत आती है। तो जज साहब ने कहा ठीक है, ये लॉजिक मान सकते हैं। दूसरा, अगर सर मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो एग्जाम कंडक्ट कराने में अगर कोई नकाब लगाकर, बुर्का पहनकर आ रहे हैं, तो सर उसमें क्लियर आइडेंटिटी में इशू आता है, और कई बार फिर जो वहां पर जो चेक करने के लिए होता है कि पर्सन की आइडेंटिटी ठीक है कि नहीं, वो भी थोड़ा झिझकता है कि इनसे नकाब उतरवाने के लिए, क्योंकि फिर लगता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट ना हर्ट हो जाए, कि अगर बुर्का नकाब हटवाएंगे और चेक करेंगे कि वेदर वो स्टूडेंट वही है, कहीं ऐसा ना कोई और नकाब बुर्का लगा के और कोई और ही लिख रहा है, और जो एग्जामिनर है वो इसलिए चेक नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि यार कहीं बुरा ना मान जाए। तो ये लॉजिक भी डिस्कस होना है। फाइनली हमारी कोर्ट ने पहले आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, फिर इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस आई आर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर देखिए, जो पिटिशनर हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, तो इनके वकील का कहना था कि यार ये तो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से डिराइव होता है, दिस प्रैक्टिस ऑफ हिजाब, तो इस वजह से हाउ कैन एक्चुअली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इंटरवीन कर सकता है, या कोर्ट कह सकती है कि ये बात सही है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि देखो तुमने जो कहा उस पर हम अभी आएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें देखना होगा कि एक्चुअली कुरान में लिखा है क्या कि हिजाब इज देयर फॉर वुमेन, क्योंकि अगर वो लिखा है तो फिर तो भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हुई, और अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो भाई फिर उसमें कोर्ट दखल नहीं करेगी, फिर उसमें सरकार दखल नहीं करेगी, लेकिन प्रूव होना चाहिए कि वो रिलीजन का अहम भाग है, राइट। कॉलेज का आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिया कि भाई हम तो डिसिप्लिन के लिए ऐसा कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था बिल्कुल कॉलेज ठीक है, स्टूडेंट ने अपील कर दिया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि देखो ऐसा है कि कॉलेज में आप बैन नहीं लगा सकते, हाँ क्लासरूम में नकाब नहीं पहना जाए ये आप रूल बना सकते, जिससे कि आइडेंटिटी और इंटरेक्शन, आइडेंटिटी एंड इंटरेक्शन उसमें दिक्कत ना हो, राइट। अभी ये कहा है, क्या हिजाब पर फाइनल फैसला आ गया है? नहीं आया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस पर्टिकुलर केस, मतलब ये जो कॉलेज है इसके केस में ऐसा कहा है। अभी हिजाब whether it is an essential practice of religion or not, whether it can, you can say एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि अलाउ नहीं होगा, इसके लिए फैसला पेंडिंग है लार्जर बेंच पर सुप्रीम कोर्ट की, वो फैसला अभी आना है, एक्सपेक्टिंग दिस ईयर एंड। अब कर्नाटका हाई कोर्ट का जरा मामला देख लेते हैं, क्योंकि यहां से डिबेट शुरू हुई थी, बॉम्बे तो केवल इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए जब वहां पर इसको बैन किया गया तो वहां पर यह कहा गया कि आर्टिकल 25 का हनन है। आर्टिकल 25 क्यों? आर्टिकल 25 कहता है कि देखो आप सबका फंडामेंटल राइट है, अपने कॉन्शियंस के हिसाब से, अंतरात्मा के हिसाब से आपको जो लगे वो धर्म फॉलो करो। जिस धर्म को आपने मान लिया है कि आपका है, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो इनका यही कहना था कि यार ये हिजाब तो एक तरीके से इस्लाम के अंतर्गत एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। प्लस ये भी कहा गया राइट टू प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है। कैसे?
उनका कहना है कि यार मैं किस तरह के कपड़े पहनूं, इस पर कॉलेज या जो आपका सरकार है वो कैसे बैन लगा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वहीं से केएस पुट्टुस्वामी केस ने कहा कि भाई आप सबको प्राइवेसी का अधिकार है, तो कपड़े पहनने की चॉइस इज अ मैटर ऑफ प्राइवेसी एज वेल, एक ये आर्गुमेंट दिया गया। एक कहा गया कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कहते हैं जो आप कपड़े पहनते हो वो एक तरीके का आपका अभिव्यक्ति है, अगर कोई तिलक लगाता है वो उसकी अभिव्यक्ति है, उसका एक्सप्रेशन, कोई हिजाब पहनता है पहनती है तो वो पहनती है बेसिकली, तो वो उनकी अभिव्यक्ति है, राइट नाउ। तो यही बात बताइए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा से जो आपको लगता है आप उस धर्म के को फॉलो करते हो, उसकी प्रैक्टिसेस को भी फिर फॉलो करते हो, राइट। अब क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, तो अभी कोर्ट ने जो लास्ट जो डिविजनल बेंच का फैसला था तो उसमें जो एक जज थे उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पूछा गया क्यों, कहा कि हिजाब एक्चुअली कुरान से इमर्ज नहीं हो रहा, कुरान जिस समय पर लिखी गई थी उस समय हिजाब, बुर्का, नकाब ये यूज होते थे क्योंकि वहां पर विमेन की सिक्योरिटी के लिए इनको बनाया गया था, क्योंकि सोशो कल्चरल जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था, मतलब प्रीडोमिनेंटली मेन डोमिनेंट सोसाइटी, मतलब ज्यादातर मेन डोमिनेंट सोसाइटी, विमेन को एक वीकर सेक्स की तरह देखा जाना और वहां पर उनकी प्रोटेक्शन को एंश्योर करने के लिए ऐसा यूज करना। लेकिन अब तो समय बदल गया है और बदलते हुए समय के साथ अब विमेन को आप वीकर सेक्स थोड़ा ना मान रहे हैं कि शी नीड अ नकाब एंड बुर्का फॉर हर प्रोटेक्शन, तो सोसाइटी चेंज हो गई है, तो नाउ शी डिजर्व्स इक्वालिटी, शी डिजर्व्स डिग्निटी, एंड डिग्निटी इस बात में है कि जैसे मेन बाहर आराम से जा सकते हैं ऐसे विमेन जा सकती हैं, तो ये लॉजिक दिया गया। बट जो अदर जज थे उनका कहना था कि नहीं, देखो आप इंटरप्रेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न लॉजिक, बट अगर हम किसी भी रिलीजन की बात करें तो वो उनके लोगों को देता है एक वर्ल्ड व्यू। अब उनका व्यू पॉइंट अगर ऐसा है कि दुनिया में मतलब गर्ल्स हैव टू बिहेव इन दिस मैनर, और वहां पर गर्ल खुद ऐसा कर रही है, एक तो होता है फोर्सफुली कराना, एक होता है खुद ऐसा कर रही है, वो गर्ल्स ही फाइट कर रही है, उस जो प्रिंसिपल के पास गई, वाइस चांसलर के पास गई, इट वाज नॉट लाइक कि देयर मेल, इट वाज नॉट लाइक कि उनकी जो उनके परिवार के जो मेल है वो जा रहे हैं या वो फोर्स कर रहे हैं। तो इफ अ गर्ल वांट्स टू वियर हिजाब एज पर हर ओन विल, तो फिर उसमें समाज को दखल करना चाहिए क्या, कोर्ट को दखल करना चाहिए कि नहीं यार तुम मत पहनो, तो वो तो एक अदर डिबेट चली जाएगी ना कि भाई हाउ कैन यू से कि भाई आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप नहीं पहन सकते, क्योंकि वो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है, उससे इसकी पढ़ाई में अगर दखल नहीं आ रहा, सपोर्ट आ रहा है कि भाई उनकी फैमिली भी मान रही है कि ठीक है ऑन द, यानी कि आप रिलीजन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है यू कैन कंटिन्यू, तो हमें उस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। तो कोर्ट ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये उस समय से निकल कर आ रही। अब देखिए ईआरपी की डिबेट 14.5 घंटे तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पर ही बहस हुई है, कारण आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये देता है आपका राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 25 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये आपका इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है, जो कि आपको कॉन्शियंस के हिसाब से अपना रिलीजन चुनने, प्रोफेस डिक्लेयर करने, प्रैक्टिस करने, प्रोपगेट करने का राइट देता है। प्रोपगेट ये पी है, ठीक है, ऐसे ट्रिक बना लेना दिमाग में, CPPP, CP क्यूब, ठीक है। और जो 26 है वो भी राइट टू रिलीजन है, लेकिन वो है ग्रुप का, ग्रुप का मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन का, अगर कोई धार्मिक संस्था है, राइट। एक्चुअली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, ये डिबेट इमर्ज होती है हमारे देश के फेमस शिरूर मठ केस से। वहां पर सबसे पहले ये डॉक्ट्रिन या ये चर्चा आई कि भाई अगर कोई धर्म का अहम भाग होगा तो उसमें दखल नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई देखो, अगर आप किसी चीज को रिलीजन का एसेंशियल पार्ट बता भी रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं वो मानी जाएंगे ऊपर, और आप जिसको अपने रिलीजन का अहम भाग मान रहे हैं उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड बी कंसीडर्ड अबव सोशल मोरालिटी ऑफ वन सेक्शन, यानी कि अगर कोई सेक्शन सही और गलत जो मानता है उससे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही और गलत क्या मानता है, वो बिलीव करता है कि भाई लॉजिकल हो चीजें, आज के हिसाब से हो, विमेन की लिबर्टी, इक्वालिटी इसको प्रोटेक्ट करे, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे, तो उसको माना जाएगा। तो ईआरपी बेसिकली अब एक तरीके से सेंटर पॉइंट है इस पूरे डिबेट का। अब यहां पर आप में कई लोगों के मन में सवाल आया होगा, सर ये शिरूर मठ केस है क्या? अब देखिए शिरूर मठ इज लाइक वन ऑफ द आश्रम, राइट, आप मान सकते हैं ऐसे। माधवाचार्य जी ने 8 मठ बनाए, तो उसमें से एक मठ था शिरूर मठ, ठीक। अब एक ना हिंदू एंडोमेंट एक्ट, अब ये कहेंगे ये क्या एंडोमेंट क्या होता है?
जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने वक्फ पर वीडियो बनाई थी, इन डिटेल हमने उस डिस्कशन किया, उसमें कहाँ से वक्फ की प्रैक्टिस आई, क्यों ये एक्ट बना, वाई वी आर नॉट हैविंग एनी सच लॉ एट सेंट्रल लेवल विद रिस्पेक्ट टू हिंदूज, है ना, ये डिबेट सारा ओपन किया था उसमें। तो ऐसे में एंडोमेंट, जैसे कि आप लोग दान देते हो मंदिर में, तो आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया के कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे तमिलनाडु। ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर दान आता है मंदिर में, प्लस कितना सारा दान ऐसा है जो पहले वहां के राजाज होते थे वो इन मंदिर को देते थे। कितना पुराने मंदिर है। तो अब ऐसा ना हो कि कोई प्राइवेट ट्रस्ट कुछ लोगों की वहां पर उसको कंट्रोल करे, और ऐसे में जो हजारों करोड़ों का जो खजाना बताया जाता है कई सारे मंदिरों में, वो मिसयूज हो जाए। मींस धर्म में दान का पर्पस ये था कि जिससे वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो सके, यही तो था। तो वो मेंटेन रहे, इसी वजह से आता है आपका हिंदू एंडोमेंट लॉस इन दीज रेस्पेक्टिव स्टेट। तो एक ऐसा ही कानून इस केस में लग गया। जैसे स्वामीज होते हैं इन 8 मठ में। अब हुआ क्या था, मुद्दा क्या था कि आर्टिकल 26 तो कहता है कि भाई आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस संस्था है, तो आप अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, राइट, आपको पूरा राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इन्होंने उसी का इस्तेमाल करके शिरूर मठ ने क्या करा, यहां पर जैसे ही नए स्वामी बनते हैं, देखिए न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एक प्रैक्टिस होती है प्राणायामा, तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अब उस फंक्शन में ये देखा गया कि ये जो रिलीजियस ट्रस्ट थी इसने ले लिया उधार, अब वो डेट में चली गई। अब गवर्नमेंट को लगा यार ये डेट में जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सिग्निफिकेंट डेट इस वजह से हुआ है कि मिसयूज हुआ है पब्लिक फंड्स का, पब्लिक फंड लोगों के दान का, विश्वास का। तो ऐसे मद्रास कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई अंडर दिस हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट जो एक्ट बना हुआ था कि भाई तुम जरा खर्चे की कैलकुलेशन करो, पूरी डेट इशू को देखो भाई ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं अकाउंट्स को मैनेज करूंगा। जब वो अकाउंट्स को मैनेज करने लगे तो स्वामी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे में हो गया स्वामी वर्सेस कमिश्नर, ये मामला चला गया कोर्ट में, स्वामी वर्सेस कमिश्नर। फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। तो तब यहां पर डिस्कशन हुआ कि भाई कहां पर सरकार दखल दे सकती है, कहां पर नहीं। ये इस बात पर डिसाइड होगा कि क्या वो प्रैक्टिस जिसमें सरकार दखल दे रही है कहीं वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं। अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो दखल नहीं देंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि देखो आपका फंडामेंटल राइट तो है अपनी धार्मिक संस्था को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, पीएमएच, इन इश्यूज पर आप जो है नुकसान पहुंचाएं। यानी कि आप अपनी आश्रम को चलाओ या अपने किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाओ, लेकिन उससे अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो दिक्कत, मोरालिटी डिस्टर्ब होती है तो दिक्कत, हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो मतलब आप कोई ऐसा वहां पर सामान दे रहे हो लोगों को खाने पीने के लिए, उससे हेल्थ पर नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें सिखा रहे हो जिससे मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, या आप कुछ ऐसा प्रोसेशन वगैरह कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे में सरकार दखल दे सकती है। लेकिन ये भी कहा गया पब्लिक ऑर्डर बड़ी वेग सी टर्म है, किसको कहेंगे आप पब्लिक ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक ऑर्डर। तो भाई साहब अगर लोगों ने बड़े मात्रा में लोगों का विश्वास उस यू कैन से संस्था के प्रति था, उसमें एंसेस्टर्स से पैसा जमा था लोगों का दान का, और अब मान लीजिए उसका मिसयूज हो जाए तो ऐसे भी पब्लिक ऑर्डर इशू हो सकता है। तो इस बेसिस पे भी सरकार दखल कर सकती है। तो यहां पर ये मुद्दा निकल कर आया। तो यहां पर कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हम देखेंगे अगर कोर्ट ने डिक्लेयर करी। कोर्ट कैसे डिक्लेयर करेगी? आप कहोगे सर कोर्ट को क्या रिलीजन का पता? रिलीजन का पता तो रिलीजन के एक्सपर्ट्स को पता होगा, चाहे वो हिंदूज की बात करें, इस्लाम की बात करें, सिख्स की बात करें। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम डिसीजन देंगे तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के इंटरप्रिटेशंस पे ही देंगे। वी आर गोइंग टू कंसल्ट सम थियोलॉजिस्ट्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? अब ऐसा मामला केवल हिंदूज के लिए नहीं और केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं, और जगह भी आया। जैसे यहाँ पर सरदार स्वरूप सिंह केस, यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का अलग से लॉ आया गुरुद्वारास को रेगुलेट करने के लिए। कैसे? जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम सुना आपने, आपके इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी से ही लोग जब सपोर्ट करेंगे, जिम्मेदारियां लेंगे, चाहे पैसों से चाहे अपने समय से, तभी तो वो चल पाएगा। तो ऐसे ही चल रहे थे। तो यहां पर सरकार ने कहा देखो ये सिख गुरुद्वारा जो एक्ट है 1925, इसका जो सेक्शन 148B है, हम उसके थ्रू यहां पर एक ऑर्डर इशू करते हैं कि दिस इज द वे बोर्ड शुड कॉन्स्टिट्यूट, दीज आर द न्यू मेंबर्स विच शुड बी देयर इन द बोर्ड। तो ऐसे में कुछ सिख कम्युनिटी वाले लोग कहने लगे ये क्या कर रहे हो आप, मतलब कि आप दखल कर रहे हो एक तरीके से। तो उन्होंने कहा 148B जो है वो तो हमारे धर्म में दखल करने वाली बात हुई। हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमें अपने गुरुद्वारा को चलाना है,
हम इसमें दान करते हैं, अपना समय देते हैं, तो इसमें सरकार कहां से आई कि कैसा बोर्ड बनेगा? सरकार का क्या मतलब इसमें? तो ऐसे में फिर सरकार का कहना यह था कि देखो, हम रिलीजन में दखल नहीं कर रहे, हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी लोगों का दान आता है तो लोगों के विश्वास के अनुरूप वो धर्म और चैरिटेबल पर्पस में ही जाए। तो इस वजह से अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाए किसी लॉ से तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे तो गुरुद्वारा को ही पूरा अधिकार रहेगा, सरकार उसमें दखल नहीं देगी, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में अगर सरकार कुछ लॉ लाती है तो एसेंशियल बिलीफ्स का दखल नहीं माना जाएगा। ये यहां पर आया। ऐसी दरगाह कमेटी, अजमेर का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो वहां पर अलग से दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955। तो आप कहेंगे ये क्या मुद्दा है? आपने सुना होगा चिश्ती सिलसिला। अब लेकिन ये जो एक्ट है, ये कहा गया कि तो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि चिश्ती सिलसिला वाले जो लोग हैं, सूफी चिश्ती ऑर्डर वाले लोग, उन्होंने कहा, ऑर्डर मतलब सिलसिला, कि ये चिश्ती सिलसिला को मानते हैं सूफीज में, उन्होंने कहा कि यार जो एक अजमेर दरगाह है, तो इस पर तो केवल चिश्ती जो सिलसिला के लोग हैं वही उसको मैनेज करेंगे, लेकिन ये जो लॉ है ये तो अलाउ करता है अदर मुस्लिम्स को भी इसको मेंटेन करने के लिए। जैसे हनाफी मुस्लिम्स कैन ऑल्सो पार्टेक सम मैनेजमेंट एंड अफेयर्स, जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो उन्होंने कहा आप हनाफी मुस्लिम्स को कैसे अलाउ कर रहे हो? ये तो केवल किसके लिए है? चिश्ती ऑर्डर के लिए है। तो सरकार ने कहा देखो, हमें कोई धर्म का कोई पुराना टेक्स्ट नहीं मिल रहा जो ये कह दे केवल चिश्ती ऑर्डर वाले ही इस दरगाह को मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि आप इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है। ऐसी सरदार सैयदना तहरीर सफीउद्दीन साहिब केस था क्या? इसको सिंपल हम बोलते हैं बोहरा कम्युनिटी केस। हुआ क्या कि बोहरा, जो मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी है, तो उसमें ये जो रिलीजियस हेड होता है कम्युनिटी का, उसके पास अधिकार होता है अपने रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर, अगर लगता है कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो वायलेट कर रहे हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ देयर बिलीफ, देन दे कैन एक्सकम्युनिकेट देम। एक्सकम्युनिकेट का मतलब है कि उनसे वास्ता तोड़ दो, राइट? अब कुछ लोग इनके खिलाफ चले गए, यार आज के भारत में भी ये कैसे कर पा रहे हैं ऐसा? ये एक्सकम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं इनसे बिल्कुल वास्ता छोड़ दो, हर तरह का वास्ता, ये तो गलत है। तो ये मामला चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने एक्चुअली इनकी बात को सही माना। कोर्ट ने कहा जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, इनका रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा इनको आर्टिकल 26 के तहत कि इनको अपने अफेयर्स को मैनेज करने का पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और कहा कि हमने जब इनके धर्म के टेनेट्स को देखा तो वाकई इनके धार्मिक टेनेट्स के में ये बेसिस है कि एक्स कम्युनिकेशन इज एसेंशियल पार्ट। तो इसी वजह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इनको, इनका जो राइट है, इनकी जो पावर है इनके रिलीजियस हेड की कि वो एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम उसको वैलिड मानते हैं, इसको परमिट किया गया। तो देख रहे हैं इस केस में जो रिलीजन है उसके बिलीफ को परमिट किया गया, राइट? तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि जब ये हिजाब पर डिटेल्ड, मतलब जो लार्जर बेंच का फैसला आएगा, तब जाकर हमें पता लगेगा कि हिजाब पर सरकार का रुख विद रिस्पेक्ट टू ERP टेस्ट, यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, राइट? तब हमें पता लगेगा। अभी लेकिन जो स्टैंड है गवर्नमेंट का, तो उससे एक्चुअली हमें पता लग गया कि अच्छा अभी क्या कह रहे हैं और इसका कहां-कहां एप्लीकेशन है। क्लियर है बात?